पहले तो मेरे पेरेंट्स को इसका बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस हिसाब से मुझे माइनिंग ज्ञान से हम भी पढ़े थे, तो उससे काफ़ी जो उसका मटेरियल ब्लास्ट जब हुआ तो वो तो दूर पे खड़ा होकर देखना रहता है, जबकि सर। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच है गौरव सिंह कौशिक, जो कि एनआईटी रायपुर के पास आउट है। गौरव सिंह कौशिक जी का गेट 2025 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 7 लगा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं गौरव जी के बारे में कि कैसे इन्होंने गेट 2025 एग्जाम का प्रिपरेशन करा था, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आज यह मुकाम इन्होंने हासिल करा है। जब मैं एनआईटी रायपुर, जीसी बिलासपुर या फिर जीसी जगदलपुर की बात करता हूं तो एक अलग ही लगाव सा महसूस होता है। ये तीनों ही कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ के, मेरे होम स्टेट के बेस्ट 3 माइनिंग कॉलेजेस हैं। तो जब कभी भी मैं एनआईटी रायपुर, जीसी बिलासपुर या जगदलपुर के बच्चों से बात करता हूं तो लगता है अपना किसी से बात कर रहा हूं। वैसे तो माइनिंग ज्ञान का पूरा इंडिया ही परिवार हो गया है, लेकिन कोई अपना घर का हो तो अलग ही बात है। तो आज बात करेंगे हमारे घर के लड़के से, आज बात करेंगे हमारे होम स्टेट के बेस्ट माइनिंग कॉलेज एनआईटी रायपुर से पढ़े गौरव सिंह कौशिक से कि कैसे इनका गेट 2025 एग्जाम प्रिपरेशन का सफर रहा है। हर वो चीज जो आप एक टॉपर के अंदर से जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो आप गौरव सिंह कौशिक से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आपको अगले अचीवर से, अगले हमारे रैंकर से कोई स्पेशल सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपना सवाल डाल दीजिएगा। अगले टॉपर से मैं आपका नाम लेकर के आपके सवाल को ले लूंगा। बिना कोई देरी के चलिए आज के इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो गौरव, आपका माइनिंग ज्ञान के इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आपका गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 7 लगा है। ये मुझे लगता है एनआईटी रायपुर के अंदर का सेकंड बेस्ट रैंक है जो किसी ने हासिल करा है। आप सच में बधाई के पात्र। और पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ एनआईटी रायपुर का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। वो आप जैसे लड़कों के चलते, आप जैसे स्टूडेंट के चलते एनआईटी रायपुर अलग से चमक रहा है पूरे इंडिया के अंदर में। तो आप बहुत बधाई के पात्र है, हमारे तरफ से बहुत बधाई के पात्र है एनआईटी रायपुर के तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गौरव, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम गौरव सिंह कौशिक है। मैं जांजगीर चांपा अगलतरा से बिलोंग करता हूँ और मेरा जितना भी 10th और 12th का पढ़ाई था वो सब सेंट जेवियर्स जो बिलासपुर व्यापार विहार और बरनी वाले स्कूल से हुआ है। अच्छा, तो बिलासपुर से पढ़े, मतलब आप स्कूलिंग आपका बिलासपुर से हुआ? जी, स्कूलिंग हमारा पूरा बिलासपुर से हुआ है। अच्छा, माइनिंग ब्रांच क्यों लिया गौरव? सर ऐसा था कि बचपन से मेरे बुआ, फूफा, चाचा, चाची सब जो है कोरबा रीजन पे ही सर्विस कर रहे थे, तो वहाँ हम लोग का काफ़ी आना जाना रहता था। तो जब भी जाएं ट्रैवल करें तो वहाँ पे काफ़ी माइंस ओपन कास्ट वाली मैंने गिब्का और गेवरा की देखी हुई थी। तो लाइक ऐसा था कि जो भी एक्सपोजर मेरे को बेटर मिला, मैं उस हिसाब से अपने मतलब माइंड सेट हो गया था कि ये भी एक अच्छा फील्ड है, मेरे को यहाँ मैं परस्यू कर सकता हूँ। तो हमेशा से था कि अगर कुछ सर्क्यूटल ब्रांचेस मेरे को कॉलेज में नहीं मिलती है तो उसके बाद मेरा जो 5th ऑप्शन रहेगा वो मैं माइनिंग लेके आगे कर सकता हूँ, क्योंकि वो वेरी नियर बाई है मेरे होम से और अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को वहाँ मिल जाएगी करके। ओके। एक जो स्मॉल टाउन बॉय होता है जो गांव वगैरह से बिलोंग करता है, उसको कोई भी एक बड़े लेवल के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में किस तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। क्या आपको भी ऐसा कोई दिक्कत हुआ था कि एनआईटी रायपुर में जाने के लिए जो आपने जेईई मेंस का तैयारी करा होगा या गेट के लिए जो तैयारी करा? हाँ सर, ऐसा था कि लाइक मैं काफ़ी समय से मतलब पहले उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता था, बट जब भी हॉस्टल गया तो वहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल मिला, कुछ लोग थे जिनसे मैं काफ़ी चीज़ लर्न कर पाया, ये सब था। तो ऐसा था कि जैसे ही अकलतरा से मैं बाहर निकल के पढ़ने लगा तब वहाँ से मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट को मैं अपना ट्रैक करने लगा और जो भी था, तो ये सब चीज़ से मेरे को काफ़ी हेल्प मिला है। जेई टाइम पे भी बिलासपुर में फ्रेंड्स मेरे जो थे काफ़ी सपोर्टिव थे। हम लोग 2-3 फ्रेंड्स जो भी थे अच्छे थे और
बढ़िया उन लोग हेल्प करते थे सभी। तो ये था कि फ्रेंड सर्कल वगैरह अच्छा था, तो अपने को काफ़ी सपोर्ट मिला, तो ऐसे ज़्यादा कुछ स्ट्रगलिंग अभी हुआ नहीं ओके। उस टाइम पे। अगर पहले वहीं पे रह जाता तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। ओके। एनआईटी का माहौल कैसा था, पढ़ाई से रिलेटेड या ऐसा एनआईटी का ओवरऑल? इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। पहले ही जब एंट्री लिया एनआईटी पे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अब थोड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं, तो अच्छा मूवमेंट था। बट जैसे ही वहाँ के फैकल्टी से हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ, लाइक बहुत सीनियर सीनियर फैकल्टीज़ थे और काफ़ी नॉलेज था उन लोग का, तो लाइक वो इन्वायरमेंट हम लोग को काफ़ी हेल्प किया कि जो माइनिंग जिस फील्ड को मतलब ज़्यादा देखे नहीं है अंडरग्राउंड के रीजन में, खासकर जब पढ़ाई चल रहा था, तो वो सब चीज़ को एनालाइज करवाने में और मतलब सीखने में हम लोग का बेसिक जो फाउंडेशन डला वो बहुत अच्छा रहा कि फैकल्टी वो था। और एक ये भी था कि एनआईटी रायपुर में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसकी वजह से जो बाहर रहते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प किया कि ये प्रिपरेशन टाइम पे कि लाइक ज़्यादा हॉस्टल पे डिस्टर्बेंस नहीं है, अपना रूम पे आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं, जो फील्ड वर्क करना है, फिर आप फील्ड में जाना है वो आप अपना टाइम से कर सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट कैसा, आपका कॉलेज कैसा है, वो उनके द्वारा दिए गए रिजल्ट से रिफ्लेक्ट होता है। मैं पास्ट में कुछ सालों से देख रहा हूँ, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम ले, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम ले, जो परफॉर्मेंस एनआईटी रायपुर के बच्चों का दिख रहा है वो क्वालिटी दिखाता है एनआईटी रायपुर का, कि क्या दे रहा है एनआईटी रायपुर। आप मुझे बताइए कि ये एनआईटी रायपुर से इतने हीरे निकल रहे हैं, ये हीरे निकलने का क्या कारण है? सर लाइक अगर माइनिंग फील्ड में देखूंगा तो पहले जो है माइनिंग पे जो वैकेंसीज वगैरह ज़्यादा नहीं आती थी गेट के थ्रू या जो भी पीएसयूज ज्वाइन करने के लिए। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि लाइक अभी काफ़ी वैकेंसीज आने लगी है। और हमारे सीनियर्स ने भी पहले तो ज़्यादा मटेरियल रिसोर्स और कोचिंग नहीं था, तब भी उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट सिक्योर किया हुआ है। तो ये हम लोग को भी मोटिवेट करता है कि हम लोग भी कर सकते हैं। और इतना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अभी आज के डेट पे, लाइक आप लोग का कोचिंग वगैरह तो ऑनलाइन चलता है, तो हम लोग यहाँ बैठ के कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो था वो हम लोग को जो है प्रोत्साहित किया कि हम लोग आगे और इसमें अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए ये रहा है कि माइनिंग में गेट पे हर साल हम लोग का धीरे धीरे परफॉर्मेंस और इंक्रीज होगा अगर लगातार वैकेंसीज आती रहेगी तो। डेफिनेटली आगे एक इन गोल क्लियर रहे, कुछ ऐसा बड़ा लक्ष्य दिखाई दे तो मोटिवेशन आता है। पहले नहीं लेता था कोल इंडिया, डायरेक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट करता था, तो कौन गेट का तैयारी करेगा। एमटेक किसी को ऐसा करने का ज़्यादा रहता नहीं, तो ठीक है, मोटिवेशन के लिए एक सामने बोल रहना ज़रूरी है। आपने अपना इंटर्नशिप कहाँ से करा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर लाइक मेरा जो पहला कोल्ड ट्रेनिंग होता था सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज में, तो वो वाला कोल्ड ट्रेनिंग मेरा जमुना कोतमा एरिया में एसईसीएल में किया था। अंडरग्राउंड माइंस था। और उसके बाद जब थर्ड ईयर के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला कि जीएसपीएल में इंटर्नशिप लग गया था, तो फिर वहाँ पे कोल माइनिंग वो भी था, ओपन कास्ट में था, तो जिंदल पे इंटर्नशिप हुआ था थर्ड ईयर का। कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड कोल माइन का? लाइक जब हमने पहली बार अंडरग्राउंड कोल माइंस पे गए तो काफ़ी फैसिनेटिंग था कि यार मतलब सोचे नहीं थे कभी कि कैसा होगा क्या होगा। बस पढ़े थे कि कुछ हाँ बोर्ड पिलर होता है, लॉन्ग वॉल होता है, इंक्लाइन होता है, बट कभी ऐसे अच्छे से रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये सब काफ़ी डिफिकल्टी होता था जब पढ़ते थे, तो कि यार कैसे हो रहा है काम, क्या हो रहा है। तो जब वहाँ गए देखे तो लगा कि हाँ जो पढ़े हैं सच में कुछ कुछ चीज़ एप्लीकेबल है। हालांकि बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो नहीं पता था तो उस समय पे समझ नहीं आया, लेकिन जब आके उस चीज़ को फिर से पढ़े तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये सब तो वैसा ही है। हालांकि अगर डीप में और जाएंगे हम लोग तो वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके वजह से वहाँ पे काम चल रहा है वो है, तो उसके छोड़े, लेकिन जो ऊपर ऊपर से जो दिखता है वो सब बहुत अच्छा था। अच्छा एक्सपीरियंस था कि हाँ पढ़ रहे हैं, जैसा भी कॉलेज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सब ऐसे ही पढ़ के आए थे, वो बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम में सब ऊपर ऊपर से ही दिखता है, एक बार आ जाओ कोल इंडिया में, अंदर में क्या चीज़ें हो रही वो भी समझ में आ जाएगा। बाकी ब्लास्टिंग देखा आपने अंदर में, सामने ऐसे ब्लास्टिंग होते हैं? हाँ हाँ, ब्लास्टिंग जब वहीं अंडरग्राउंड पे थे तो ब्लास्टिंग देखने को मिला था। एक बार थे, मतलब जब फिटिंग हो रहा था, होल्स वगैरह ड्रिल हुआ था वो तो देखे ही थे। जब फिटिंग चल रहा था तब वो भी देखे, और फिर ब्लास्ट जब हुआ तो वो तो दूर पे खड़ा होके देखना रहता है। लकीली हाँ सर ने हम लोग को अलाउ कर दिया था कि थोड़ा जाके दिखा देना, तो देखे थे। हाँ भाई,
तो मैंने देखा है कि एक अलग ही वैल्यू दिया जाता है, देना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कोई आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंच जाता है, आप में कैपेबिलिटी था करके आप वहाँ पहुँचे हैं। वो रिस्पेक्ट मिलता है हर जगह जो आपने कमाया है एक एग्ज़ाम क्लियर करके, एग्ज़ाम क्रैक करके। क्या लगता है आपको वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है माइनिंग ब्रांच में, हमारे पढ़ाई में या गेट एग्ज़ाम में? सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि लाइक अगर आप सिर्फ स्टडी करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा या जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर उसको आप प्रैक्टिकली कैसे माइंड्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे वो वर्क करता है, अगर ये सब चीज़ का आइडिया हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर लाइक वो जो पढ़ रहे हैं वो मतलब याद ही नहीं रहेगा, दिमाग पे कुछ घुसेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर उसी के साथ हमको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम इंटर्नशिप करें या वहाँ जाके देखें, विजिट होता है, तो उससे काफ़ी रहता है कि हाँ ये ऐसे वर्किंग हो रहा है, तो ये अपन रिलेट करके उसको पढ़ने में तो ईजी रहता है कि हमको वो चीज़ रटना नहीं पड़ता, सब चीज़ें ईजिली समझ में आ जाती है। ओके, मतलब चीज़ों को आप सामने देखते एक तो मज़ा आता है और समझने में भी आसानी होती है कि क्या आपने बोर्ड एंड पिलर बुक में पढ़ा और कैसे प्रैक्टिकलिटी में हम बोर्ड एंड पिलर जो मेथड है यूज़ करते हैं। अच्छा है। ये जो आपका कॉलेज लाइफ था, उसमें कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करा कि माइनिंग को इन डेप्थ जानने में, उसके नॉलेज को गेन करने में, क्या कौन है जो आपको मदद करा? अ, मेरे एक भैया हैं, वो भी जीसी जबलपुर जगदलपुर से पढ़े हुए थे, माइनिंग इंजीनियरिंग के ही हैं। तो उनसे जब मतलब पहले बातचीत चालू हुआ तो वो थे कि जब भी कुछ मेरे को डाउट जाता है कि रोप पुली वगैरह चेन वेन जैसा भी था कि हॉलेज कैसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ को एनालाइज करने में, बताने में आकाश भैया का बहुत ज़्यादा हेल्प था। अच्छा। तो ये काफ़ी वो था कि आकाश भैया जो है उसमें हेल्प किए, उसमें अपना टाइम दिए और अच्छे से एक्सप्लेन करते थे चीज़ों को। अच्छा। और वो शायद बीच में माइनिंग ज्ञान से भी जुड़े हुए थे, तो काफ़ी उनको भी एक्सपीरियंस था, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अच्छा, आकाश भैया जो आप बता रहे हैं, एक्चुअली आकाश कश्यप माइनिंग ज्ञान के मैनेजर रहे हैं जब हम गेट 2023 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे थे। ओवरऑल माइनिंग ज्ञान को पूरा मैनेज करने का काम, फैकल्टी का क्लास कब रखना है, कैसे रखना है, मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए जो भी बैकएंड पे जो भी हेल्प करना है, ए टू जेड सारा चीज़ देखा करते थे, चाहे फाइनेंस का बात हो, फैकल्टी का बात हो। तो माइनिंग ज्ञान को माइनिंग ज्ञान बनाने में आकाश कश्यप का बहुत बड़ा योगदान है, और आपके भी इस पाथ में अगर वो कहीं हेल्प कर पाए तो सच में वो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए या माइनिंग वालों के लिए एक अच्छा काम कर रहा है। ये जो आपने गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट करा और कहाँ से आपको इसका इंस्पिरेशन मिला? लाइक देखे हुए थे तो माइंस में ही काम करना है, ऐसा फील्ड वर्क जब भी इंटर्नशिप में गए थे तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो हम लोग को पुश किया कि अब हमको माइनिंग फील्ड में ही रहना है, और ऐसे कि नॉन कोर सेक्टर्स पे, सॉफ्टवेयर फील्ड पे जाके काम नहीं हो पाएगा, ऐसा मन में बन गया था। तो जैसे ही वहाँ से जुलाई में मैं इंटर्नशिप ख़त्म करके कॉलेज ज्वाइन किया तो कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज पे थी, तो उस पर ट्राई कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो सब लगा कि अब नहीं हो रहा है, जो भी था, फिर उसके बाद हमने सितंबर अक्टूबर से आपका कोर्स परचेज़ किया और उसके बाद से जो है सीनियर्स वगैरह से आस्क आउट करके प्लान बना के जो है सितंबर से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी। धीरे पहले स्टार्टिंग में बहुत धीरे-धीरे, मतलब 1-1 महीने तक कुछ-कुछ जो मेरे वीक पॉइंट्स थे जिस पे वर्क करना था मेरे को, वो सब पॉइंट को पहले मैं पकड़ के उस पे काम किया था। फिर उसके बाद जैसे ही टाइम कम बचा, लगा कि सीनियर ने जो गाइडलाइंस बताई थी उसके हिसाब से लगा कि यार अभी तो बहुत लैग कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा अपना स्टडी आवर को भी बढ़ाया और स्पीडली चीज़ों को जल्दी-जल्दी कवर करने लगा। तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन के लिए ही चल रहा था बस, कि लाइक सितंबर से चालू था प्रिपरेशन। ओके। ये जो बार बार आप सीनियर बोल रहे हैं, कौन है भाई? कोई ये सीनियर कौन है, आप नाम बता सकते हैं क्या, जिन्होंने आपको इतना हाँ, बिल्कुल, गाइड करा? बिल्कुल। लाइक मेरे पास 2-3 सीनियर से मेरा काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट था। एक साहिल सर थे, जिन्होंने मतलब वो भी आपका ही कोर्स किए थे, पिछले साल उनका 191 रैंक आया था, तो उन्होंने अपना पूरा नोट्स दिया था। उन्होंने मेरे को थर्ड ईयर में भी पूरा हेल्प किया था। उस समय मेरा रैंक कुछ 600 आया था, तो उसमें
उस सर का काफ़ी हेल्प था कि मतलब कैसे पढ़ना है उस समय पे, मतलब मेरे को एक एक बुक के बारे में नहीं पता था, तो वो उन्होंने उस बुक से इंट्रोड्यूस कराया कि यहाँ, तो मेरे को जब भी ऐसे कुछ मटेरियल एक जगह पे मिल जाता है कि लाइक ये पढ़ लूँ और इसके बाद क्वेश्चंस बना लूँ, मेरे को काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ ये कर लूँगा तो अब मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं बना सकता हूँ। तो साहिल सर से वहाँ पे हेल्प मिला, फिर उसके उनका नोट्स जब उनका क्लियर हो गया तो फिर मैंने उनसे उनका नोट्स ले लिया था, तो वो एक नोट्स उनका काफ़ी हेल्प किया। फिर उसके बाद लाइक जो भी प्लानिंग था कि और क्या पढ़ सकते हैं, अगर ये सब कवर होने के बाद मॉक टेस्ट कितना देना है, कहाँ से लगाना है, तो ये सब के लिए गौतम सर से काफ़ी हेल्प मिला था। और एक रघु सर थे, रघु सर से तो काफ़ी बस माइनिंग रिलेटेड चर्चा होती रहता था उनसे, और ऑफ द फील्ड भी कुछ कुछ बातें होती रहती थी, तो वो काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे कि कौन सा फील्ड तुमको लेना है, क्या करना है, तो ये सब में तीनों सर का बहुत अच्छा हेल्प था। बाकी सब सीनियर्स तो कॉलेज के अच्छे ही थे ही, सबसे काफ़ी जब भी हेल्प लगाए तो लिया हूँ, ये तीनों से काफ़ी हेल्प था। ठीक है, आपने उधार की ज़िंदगी जी है, उधार में तैयारी करा है कि नोट्स आपको कहीं से मिल गया, मोटिवेशन कहीं से मिल गया, एक एक गोरी के बारे में कहीं से पता चल गया। भाई खुद का भी कुछ बनाया और नोट्स वगैरह बनाए थे कि सब ऐसे ही चला है? खुद का मतलब बहुत शॉर्ट नोट्स बना था, जितना था मैं डिजिटली, मतलब अब समय के साथ साथ चेंज होने के लिए मैं थोड़ा डिजिटल जाने लगा। मतलब कॉपी पेन में तैयारी तो मेरी सीधा जनवरी में जब मैं मॉक टेस्ट लगाने बैठा तब मैं कॉपी और पेन पे लिखने लगा था। नहीं तो फिर जो भी था सब डिजिटली था कि लाइक अगर मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो वो भी लैपटॉप पे ही कर लिया था। और तो बस ऐसा ही था कि फॉर्मूला जो था मेरा वो रहता, और छोटा अगर कुछ पॉइंट रह गया, मशीनरी की प्रॉब्लम अगर बना रहे हैं कि रोप का डायमीटर कितना रहना है, ये सब वो सब, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता था सिर्फ यही काम मेरा नोट्स था, बाकी सब वो सर के नोट्स में ही कॉपी में हाईलाइट कर करके काम मेरा चल गया था। फिर पीडीएफ भी था माइनिंग ज्ञान का, तो वही सब रीड करके इजी पड़ता था। अच्छा, अभी मैंने इकलाक का भी इंटरव्यू लिया, उसका भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट है, सर मैंने नोट्स वोट्स नहीं बनाया। सर आपका पीडीएफ था ना सर, उससे पढ़ता था, नोट्स वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करा। तो अभी लोग कंक्लूजन ना निकालने लग जाए कि अच्छा रैंक लाना है तो नोट्स नहीं बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो इधर उधर का नोट्स ले लो, खुद का बना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्लियर कर देता हूँ कि भाई हर कोई गौरव सिंह नहीं होता, गौरव कौशिक नहीं होता, हर कोई इकलाक नहीं होता है। तो आप अपना नोट्स बनाएं, अगर आपके पास साल भर का टाइम है तो आप अपना खुद का नोट्स बना के चलें और उसको कॉन्साइज करें कि अभी आपने डिटेल नोट्स बनाया तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। इन लोगों ने जरूर एक फॉर्मूला बुक बना करके 2-3 पेज में काम चला लिया, एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन में बहुत हेल्प करता है, आपके पास भी होना चाहिए। लेकिन आपका नोट्स भी अपने आप में बहुत मदद, साल भर है तो कम टाइम है तो फिर तो, या कोई सितंबर में अक्टूबर में स्टार्ट कर रहा है, 4-5 महीना में अगर पढ़ ही रहा है वो नोट्स बनाने लगेगा, फिर तो टाइम तो नोट्स बनाने में लग जाएगा। बट कोई साल भर, मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज का है, गवर्नमेंट कॉलेज का है, जिसके चीज़ एकदम ही क्लियर नहीं है, उन्होंने नोट्स बनाना चाहिए। कंक्लूजन में मत चले जाइएगा कि गौरव सर ने नोट्स नहीं बनाया था हम भी नहीं बनाएंगे, इकलाक सर ने नोट्स नहीं बनाया हम भी नहीं बनाएंगे। तो सबका अपना प्लानिंग, सबका अपना स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होता तो, अगर हमारा बेसिक अगर क्लियर नहीं होता तो जरूर हमें भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता। बट कॉलेज पे पेपर देते देते ऐसा हैबिट हो गया था कि, और ऐसा था भी कि जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लेके पढ़े। कुछ भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो अगर उसका कुछ मटेरियल बुक पे दिया हुआ है तो वो बुक से क्लियर कर लिए, तो इसलिए था, तो मेरा बेस काफ़ी क्लियर था। तो जो मेरे को ज़रूरत था वो था कि जो पूरा एक कोर्स वर्क की क्या क्या सिलेबस में है वो सब तो माइनिंग ज्ञान से मेरे को पढ़ लेता था, तो वो मेरे को पता चल जाता था, इसलिए नोट्स का काफ़ी उतना ज़रूरत नहीं लगा कि खुद से लिखना पड़े। बट हाँ, बाकी लोगों के लिए ये सलाह रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन में नोट्स हेल्प करेगा तो बिल्कुल अपना नोट्स बनाइए, सबका अपना अपना एक स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है। एक तो जब हम गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट का ख़त्म होते बहुत सारा फार्मूला हो जाता है। तो फार्मूला को याद रखने के लिए एग्ज़ाम के बीच में आप जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो याद है, उसके लिए क्या चीज़ ऐसा अपनाते थे फार्मूला पूरी तरह से रिटेन कर सके? सर लाइक मेरा पहले से ये मोटिव रहता है कि फॉर्मूला मैं पहले से देख के याद नहीं करूँ। मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो पढ़ते पढ़ते एक साइड में फॉर्मूला चार्ट बना लूँगा, फिर क्वेश्चन लगाता हूँ तो क्वेश्चन लगाते वक्त वो फॉर्मूला चार्ट अपने पास रखूँगा, अगर कुछ दिमाग में छपा हुआ है याद आ रहा है तो लिख लूँगा, और उसके बाद फॉर्मूला चार्ट से ही देख देख के फॉर्मूला देख के ही वहाँ पे वैल्यू पुट कर करके प्रैक्टिस करूँगा। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है और फॉर्मूला मेरे को रिवाइज भी हो जाता था।
यही था। और जब भी एग्ज़ाम आता तो उसके एक हफ्ते पहले लेके रफ कॉपी पे जो भी था फॉर्मूला अपना देख देख के लिख के याद कर लिए। तो ये था कि मेरा फॉर्मूला जो है बनाने में जो समझ में आता था तो उससे क्वेश्चन सॉल्व भी होता था। और फॉर्मूला ऐसा नहीं रहता था कि मेरे को पेपर टाइम पे फॉर्मूला पहले ऊपर पे पेन पे मेरे को कॉपी पे लिखना पड़े, फिर उस पे ये वैल्यू चढ़ानी है, ये वैल्यू चढ़ाएं। तो ये सब चीज़ वो ईजिली बाईपास हो जाती थी अगर फॉर्मूला देख देख के पहले से ही करता था तो बेसिकली आपने क्वेश्चंस के अंदर फार्मूला को बार बार यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा करके फार्मूला को रिटेन करा। ऐसा नहीं कि आप पहले फार्मूला सीड बनाया फिर उसको रट रहे हैं फिर जाके आप क्वेश्चन लगाने लग रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन लगा करके आपने फार्मूला बेस्ट वे है वैसे किसी भी चीज़ को, क्योंकि कोई फार्मूला अगर बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में यूज़ हो तो अपने आप रिटेन हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कोई एक भी बार यूज़ नहीं उसको याद भी क्यों करना है, ठीक है जाने दो। तो गौरव, जब हम गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, थ्योरी वाले पोर्शन को कवर करते हैं, सब्जेक्ट सारे कवर करते हैं। आपके हिसाब से गेट एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए कौन सा एक एरिया है जिस पर स्पेशल फोकस करने का नीड है? लाइक थ्योरी का परसेंटेज काफ़ी कम रहता है, वो लाइक अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स का ही रहेगा। बाकी जो रहेगा वो 60 मार्क्स के आसपास का पूरा न्यूमेरिकल्स रहता है। तो ये रहता है कि हमको थ्योरी भी पढ़ना है ताकि हमारा बेसिक नॉलेज क्लियर रहे, हमको उसके बारे में पता रहे। लेकिन न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा उसको बनाएंगे, तो वो हम लोग को मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। थ्योरी वाले पे ज़्यादा मार्क्स कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है माइनिंग का, वो अगर कर लेंगे, प्रैक्टिस वो रहेगा, तो वो ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओके, इसलिए एग्ज़ाम के अंदर में अगर न्यूमेरिकल्स ही आ रहा है तो आपका शुरू से ही अप्रोच न्यूमेरिकल की तरफ ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपका ऐसे 5 टॉपिक चूज़ करना चाहूँ कि ये बेस्ट सब्जेक्ट है सर, बहुत कम एफर्ट से बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो कौन कौन से टॉपिक को आप रेटिंग देना चाहेंगे? लाइक कम एफर्ट्स पे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बेस्ट था माइन प्लानिंग, उसके बाद माइन इकोनॉमिक्स आ जाता है, माइन सिस्टम इंजीनियरिंग है जिसका भी कम टॉपिक्स है। ये 3 ही सब्जेक्ट हैं जिस पे कम टॉपिक्स है, बाकी सब में टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा है, मार्क्स का वेटेज भी ज़्यादा है। बहुत सही बात है, मैं भी सहमत हूँ कि बहुत मिनिमम एफर्ट से बहुत कम टाइम देके इन तीनों में तो आसानी से लाया जा सकता है। वैसे एक माइंड डेवलपमेंट भी है जिसमें हर बार वही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। आपने बोला थर्ड ईयर में आपका 600 के आसपास रैंक था? 680 राइट के आसपास। तो एग्जैक्टली ये रैंक अपग्रेड करने के लिए कोई ऐसा कुछ जादू वादू है जो हो सकता है कि एग्जैक्टली जो आपने मेहनत करा वही सारा है? नहीं सर, ये सिर्फ मेहनत से ही है कि अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना होगा उसी से आएगा, और तो इससे ऐसा कुछ है नहीं कि हो जाएगा, रैंक अपग्रेड हो जाएगा। उस समय लास्ट ईयर पे ज़्यादा प्रैक्टिस था नहीं, फोर्थ ईयर पे ऐसा था कि अब करना है, प्रैक्टिस था तो काफ़ी प्रैक्टिस किए थे, मॉक टेस्ट दिए थे, अपना टाइम मैनेजमेंट बेटर किए थे, एक्यूरेसी पे डेवलप करना पड़ा, तब जाके ये मार्क्स जो है अचीव हुआ है। ओके, ये जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा उस टाइम पे मेंटल स्टेटस होता है, क्या गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, क्या गलतियां जो आपने करा है जो अवॉइड करके हो सकता है कुछ 7 से 1 रैंक तक जा सक रहता है, ऐसा कुछ 3 घंटे का जो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है? लाइक 3 घंटे का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस काफ़ी प्रेशर भरा रहता है। अगर आप कुछ अचानक से ऐसा टॉपिक नज़र में आ गया जिसको आप पढ़ना भूल गए या रिवाइज करना भूल गए, तो आदमी वो सब सोच के काफ़ी प्रेशर में आ जाता है। तो ये पे मेरा जेई टाइम से जब भी प्रिपरेशन था तो एक फोकस रहता था कि अगर एग्ज़ाम पे गए हैं तो पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लिए, ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। और जैसे ही पेपर चालू होता है मैं थोड़ा मतलब जैसे लगता है कि मेरे को ये टॉपिक्स के फॉर्मूला मैं भूल जाऊंगा, वो सब मैं भी पीछे पे नोट कर लेता था, मतलब रफ शीट पे जो दिए रहते हैं वहाँ पे। तो ये था कि बस मेडिटेट करते रहें और फोकस रहे कि ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर सोचे नहीं। अगर ज़्यादा सोचने लगते हैं तो फिर वो सब चीज़ दिमाग में घूमते रहता है। ओके, ये जो आप एग्ज़ाम दिला के निकले उस दिन से लेकर के ये जो रिज़ल्ट 19 तारीख को आया तब तक का आपका क्या हाल था, कि कैसा आपका मेंटल स्टेटस था या कैसा जो भी? सर लाइक वही था कि मैं भी जब एग्ज़ाम दे के आया तो मेरे
माइंड में रात को जब भी सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ तब दिमाग में वो क्वेश्चन आते थे जो मेरे को सिली सिली मिस्टेक्स में करके बैठा हूँ वहाँ पे। तो मेरे को वो सब क्वेश्चन पहले ही प्लॉट हो गए थे। जब मैं अगर किसी से डिस्कस भी किया कॉल करके, मेरे दोस्त लोग से जिनके साथ मैं स्टडी करता था, उनसे डिस्कस किया अगले दिन कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा था, इस पे ये दिक्कत आ रहा था ऐसे करके, तो मेरे 10-11 क्वेश्चन वहीं पे गलत हो गए थे। तो मैं काफ़ी प्रेशर पे था कि यार अब 10 क्वेश्चन तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है जो थ्योरी था या थोड़ा सिली मिस्टेक, इजी न्यूमेरिकल्स थे। अब वो जो हार्ड न्यूमेरिकल्स आए थे जिसमें कैलकुलेशन था, क्या पता कैलकुलेटर वहाँ पे नहीं चला हो और गलत हो गया हो। तो काफ़ी था कि अगर 20-25 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तब तो फिर हो जाएगा, रैंक एकदम डाउन हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा। फिर किसी से मतलब मेरा खुद का एनालिसिस नहीं हो पा रहा था कि कोई पूछे तो मैं क्या बोलूँ कि पेपर इजी था या हार्ड था। जब तक मैं रिस्पॉन्स शीट नहीं देखा था, काफ़ी ऐसा था कि यार मतलब बस किसी तरह से इतना आ जाए रैंक की CIL पे लग जाए, ये चल रहा था। बट एक बार जैसे रिस्पॉन्स शीट आया, दोस्त लोग, मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं रिस्पॉन्स शीट चेक करूँ। मेरे दो फ्रेंड भोज ने कॉल किया कि भाई कर लेते हैं चेक, तो फिर वो उसी को दिया रिस्पॉन्स शीट, वो चेक करके जो कैलकुलेट करके बताया। फिर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस समय 65 नंबर आ रहा था। मैं खुद सोचा भाई इतना तो लग नहीं रहा था। फिर एक बार जब मैं खुद अपना रिस्पॉन्स शीट पूरा चेक करके देखा तब पता चला कि जो मेरे को गलत लग रहे थे, एक्चुअली 12 क्वेश्चन मैं सोच के चल रहा था, वो 11 क्वेश्चन ही गलत हुए थे। तो उससे ज़्यादा और गलत नहीं हुए, तो मेरा नंबर बच गया, नहीं तो फिर वो और डिक्रीज हो जाता। और हाई रैंक पे बहुत आधे आधे मार्क्स पे बहुत रैंक खिसक जाता है। ठीक है, तो मैं वैसे तो NIT रायपुर सदैव से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते आया है, हमेशा से रैंकर्स देते आया है, लेकिन पिछला 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म कर रहा है। मतलब टॉप 20 मुझे लगता है 4-5 रैंकर दे रहा है, इस टाइप का जो हाल है। क्या लगता है कि अचानक से ये जो रैंक बूस्ट होने लगा है NIT रायपुर का, उसका क्या कारण हो सकता है? सर लाइक अब वही है कि जैसे अब हम लोग अपने सीनियर्स को देखते हैं तो हम लोग को भी एक पॉसिबिलिटीज दिखता है कि हाँ यार हम कर सकते हैं, हमसे भी हो जाएगा। तो ये रहता है कि हमको एक गाइडेंस मिल जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है, उनसे बहुत हेल्प मिल जाता है। तो ये एक रीज़न हम लोग रख सकते हैं। बट इस साल जैसे लगता है मेरे को कि थोड़ा प्लेसमेंट यहाँ पे डाउन रहा। तो ऐसा था कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो सब लोग गेट का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा क्लास कर रहा है। तो ये सब देख देख के लोग काफ़ी मोटिवेटेड थे, लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्कशन करने को लोग ज़्यादा हैं। पहले ऐसा मेरे को नहीं लगता कि अगर लिमिटेड लोग प्रैक्टिस करते थे, ज़्यादा गेट पे ध्यान नहीं देते थे तो डिस्कशन करने के लिए नहीं था। लेकिन अभी ऐसा था कि पूरा क्लास में हर कोई ग्रेड का प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये था कि माहौल वैसा मिला हम लोग को, तो अच्छे रैंक इस बार और अच्छा रैंक आया है। ओके, तो अभी क्या गेट में आपका अच्छा रैंक आ गया, 7th रैंक आ गया, माइनिंग में जॉब करना चाहेंगे, और करना चाहेंगे तो क्यों माइनिंग का जॉब चाहिए? अभी जैसा आपका हाल है, NIT वाले तो UPSC में भी टॉप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ डबल माइंड ऐसा कुछ नहीं आता है नहीं, ऐसा तो माइनिंग कभी जॉब के लिए? आता नहीं है कि और कुछ जाके फील्ड में दूसरे फील्ड में ट्राई करूँ, क्योंकि पहले से वही बचपन से था कि अब माइनिंग देख रहे हैं तो माइनिंग कर सकते हैं, कर लेंगे। फिर जब इंटर्नशिप में भी गया तो वहाँ थोड़ा जैसे एक फील्ड का नॉलेज मिला कि हाँ ऐसे काम कर सकते हैं, और खुद भी नॉन कोर का तैयारी कर रहा था। तब से ऐसा हो गया था कि मैं अपने माइंड चेक कर चुका था कि अब मेरे से और ऐसे डेस्क जॉब टाइप का नहीं हो पाएगा। लगता है थोड़ा मतलब एक फील्ड वर्क चाहिए जिसमें मैं थोड़ा कर सकता हूँ, तो ये रहेगा। तो इसीलिए और ज़्यादा फिर आगे का सोच लेंगे अगर आगे कुछ होता है तो। क्या लगता है माइनिंग ब्रांच वर्सेस अदर ब्रांच, कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है? लेकिन अभी के सिनेरियो में सबसे अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो माइनिंग अगर नियर बाई प्लेसेस पे, होम टाउन के आसपास पे एरिया पे है तो वो काफ़ी अच्छा है। आ, हम लोग के पास काफ़ी ऑप्शंस रहता है। ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि माइनिंग में वहाँ बच्चे हैं, तो इसलिए कंपटीशन भी थोड़ा लेस रहेगा बाकी ब्रांचेस के कंपेयर में। बाकी ब्रांचेस में बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर कॉलेज पे वो सीट्स अवेलेबल है, प्राइवेट गवर्नमेंट, तो बहुत बच्चे रहेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके कंपैरिजन में मेरे को तो माइनिंग ब्रांच बहुत अच्छा लगता है कि सब जो पढ़ रहे हो वो फील्ड पे दिख जाएगा और वही एप्लीकेबल करना है, और बच्चे भी कम रहते हैं तो कंपटीशन भी कम है। तो इसलिए माइनिंग ब्रांच तो मेरा फेवरेट ही था उस समय से ही। हाँ सर, बाकी सब ब्रांच में रहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 4 साल पढ़ना पड़ता।
हमने 4 साल मस्ती करा सर, लास्ट के 4 महीने में सीरियस है, बताओ 7th रैंक आ गया। अब इसके अलावा कोई दूसरे ब्रांच की तारीफ थोड़ी करेंगे, जो हमको रोजगार दे रहा है, जो 4 महीने के मेहनत से रैंक दे रहा है, उस सर जो हमारा पेट भरने वाला है उसके बारे में बुराई नहीं कर सकते। यही बात, ठीक है, सही बात भी है। बहुत कम एफर्ट में माइनिंग वालों का भी जॉब लग रहा है, इसके बाद में भी कई सारे जॉब नहीं लगा पा रहे, तो उन्होंने अपने आप को देखना चाहिए कहाँ कमी छूट रहा है। कोई खास ऐसा मायने नहीं रखता कि आप गौरव कौशिक है, NIT रायपुर से हैं, या फिर कोई और है जो IIT से हैं। ठीक है, आपको 4 महीने में नहीं होगा, 8 महीने में होगा, 10 महीने में होगा, लेकिन अगर आपका 8 या 10 महीने में भी महारत्ना कंपनी के अंदर में जॉब लग रहा है, तो आप उन हजारों लाखों लोगों से बेटर पोजीशन में हैं जिनको दूर दूर तक गवर्नमेंट जॉब का उम्मीद नहीं दिखता है। ये आज की सच्चाई है, लोग जॉब के लिए मर रहे हैं, 10-10 हज़ार का जॉब भी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसमें आपको महारत्ना कंपनी के अंदर में बहुत ईजिली जॉब मिल जा रहा है। तो आपको अगर 1 साल 8-8 घंटा लगातार या 10-10 घंटा लगातार साल भर भी पढ़ना पड़े तो बहुत ईजी सौदे में आपको जॉब मिल रहा है। ये सारा तो ओवरऑल आपके बारे में, आपके प्रिपरेशन के बारे में जानना हुआ गौरव। कुछ क्वेश्चंस है, रैपिड फायर राउंड बोल सकते हैं, कि उसमें आप फटाफट से जवाब दीजिएगा क्या आपका आंसर है। एक कोई सब्जेक्ट जो आप अपने टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। माइंड डेवलपमेंट। अरे यार, मेरे ही सब्जेक्ट मार खाएंगे क्या? ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सिस्टम इंजीनियरिंग। पढ़ने के लिए बेस्ट लोकेशन, घर या हॉस्टल? हॉस्टल सर। बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, नाइट और मॉर्निंग? मॉर्निंग। फेवरेट स्नैक्स ड्यूरिंग स्टडी? फेवरेट स्नैक्स ड्यूरिंग स्टडीज हाइड एंड सीक। स्टडी के दौरान अपने माइंड को रिफ्रेश कैसे करते हैं? चलिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए तो मैं तुरंत सोशल मीडियाज पे जाता हूँ, या फिर कोई गेम वेम रहे तो फिर गेम खेल लेता हूँ। बस यही था कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि माइंड रिफ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया गए, 5 के जगह 5 घंटा निकल गया? हाँ, ऐसा होता है कई बार, बट और कुछ ऑप्शन रहता भी नहीं है अगर बाहर रहेंगे तो। हाँ, अगर फ्रेंड्स अवेलेबल है तो फ्रेंड से बात करके भी माइंड रिफ्रेश कर लेते हैं। ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड? ओपन कास्ट। प्रेफरेंस क्यों? वहाँ थोड़ा लोड कम रहता है, प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, तो इसलिए अंडरग्राउंड पे अगर अंडरग्राउंड के फेस तक रीच करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम जाता है। तो अगर ऐसा है कि कहाँ चॉइस करना है तो फिर ओपन कास्ट। PSU अदर देन CIL? NMDC। NMDC, ओके। फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट। अच्छा, सब क्रिकेट लवर है यार। ओके, तो ये सारे सवाल थे गौरव जो हमें आपसे जानना था, और मोस्ट प्रोबेबली जो व्यूअर्स थे उन्हें भी आपसे जानना और सुनना था। ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू सीरीज उन लोगों को मोटिवेशन देता है जो गेट 2026 या गेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th ईयर में, कोई पास आउट हो चुका है। वो सारे लोग आप लोगों को सुन करके मोटिवेट होते हैं कि कैसे इन्होंने किस तरह से किस पाथ को फॉलो करके सक्सेस हासिल करा है। तो डेफिनेटली आज का यह पॉडकास्ट काफ़ी इंस्पिरेशनल, काफ़ी मोटिवेशनल रहा होगा सारे व्यूवर्स के लिए जो गेट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे स्ट्रैटेजी या टिप्स लेना चाहूँगा जो गेट 2026 एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, या जो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में है, कि क्या उनको आप बोलना चाहेंगे, किन बातों का वो ध्यान में रखें गेट एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान, और किन चीज़ों को अवॉइड करें जो जनरल मिस्टेक लोग करते हैं। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हमारा जो सिलेबस क्या है उसको देखना, और उसके लिए जो रिसोर्स अवेलेबल हमारा कितना है। अगर रिसोर्स हो जाता है और प्रॉपर गाइडेंस हमको मिल जाता है तो हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, काम हमारा बहुत ईजी हो जाता है। और रही बात मिस्टेक्स की, तो जो भी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उसको एक जगह पे अगर नोट करके रखें और बार बार उस चीज़ को देखें तो वो मिस्टेक्स हमारे दिमाग में क्वेश्चन देखते ही तुरंत प्लॉट हो जाता है। तो ये मैंने जो स्ट्रेटजी किया था कि अगर कुछ भी मिस्टेक हो रहा है तो उसको कहीं पे जगह पे नोट करके लिख लिए। एग्ज़ाम के पहले कुछ दिन तक जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको देख लिए। तो ऐसा रहता था कि भाई क्वेश्चन दिखा है तो पता चल जाता था कि इसमें हाँ हमसे ये मिस्टेक्स होती थी, तो तुरंत आप वो जब सॉल्व करते रहेंगे तो वो मिस्टेक दोबारा फिर नहीं होगा। ओके, ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करें।
गौरव, आपके जूनियर्स अगर आपको पूछे कि सर कैसे मैं गेट का तैयारी करूं और गेट तैयारी करने के लिए कौन सा कोचिंग बेस्ट है, तो क्या आप माइनिंग ज्ञान को सजेस्ट करेंगे, और सजेस्ट करेंगे उसका कारण क्या हो सकता है? यस सर, बिल्कुल। माइनिंग ज्ञान से हम भी पढ़े थे, तो उससे काफ़ी जो उसका मटेरियल है, मटेरियल का जो स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाया गया है, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। पीपीटी भी बहुत अच्छे से उस पर टॉपिक वाइज सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो बुक्स जो आपके स्पेशली वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला बुक्स है, वो काफ़ी अच्छा था कि उसमें ऐसा था कि बहुत सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल हैं। पीवाईक्यू भी मिल जाता है। तो वो जो है बहुत अच्छा था कि माइनिंग ज्ञान पे हम लोग को एक स्ट्रक्चर्ड वे पे सब टॉपिक और सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये था कि अगर कोई भी रिकमेंड करे, मेरे से पूछेगा, तो मैं उसको बिल्कुल ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि यहाँ से पढ़ने पे हम लोग को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीज़ पता चल जाएगा। तो गौरव, हम ऑलमोस्ट इंटरव्यू के एंडिंग पे है। लास्ट में मैं बस आपसे एक एंडिंग मैसेज चाहूँगा कि आपने ये जो AIR-7 लाया है, उसके लिए क्रेडिट किनको देना चाहेंगे, या आप ये जो इस मुकाम पे है उसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? अपने फैमिली, फ्रेंड, जो कोई भी अगर कोई होगा, उनके बारे में कोई मैसेज आप छोड़ना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल सर। पहले तो मेरे पेरेंट्स को इसका बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट किया, और जाता है ऐसे कभी प्रेशर नहीं किया कि यही करना है या वो है। तो ये मेरे पास एक ऑप्शंस रहता था कि कुछ भी करूँगा तो फैमिली और पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। तो ये उनका बहुत बड़ा हेल्प था। बाकी फिर जो मेरे तीनों सीनियर्स ने जो मुझे गाइड किया, उनका बहुत बहुत अच्छा हेल्प था। मेरे फ्रेंड्स जिनसे मैं डिस्कस करता था, लाइक भोज, अमन एंड ऑल, उनका बहुत अच्छा हेल्प था। मेरे रूममेट का भी बहुत अच्छा था कि वो रूम में नहीं रहा, पूरे प्रिपरेशन के दौरान रूम में नहीं रहता था। तो ये बहुत अच्छा था कि बाकी जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया सबका, आकाश भैया ने भी काफ़ी हेल्प किया उस समय से, प्रिपरेशन के पहले से ही। तो ये सबका असर था कि इनके वजह से ही आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया। ओके, थैंक यू सो मच गौरव, अपना टाइम देने के लिए, अपने स्ट्रेटजीज हमारे बीच शेयर करने के लिए। निसंदेह आपके जो टिप्स है प्रिपरेशन का, एक जो पूरा साल है जो आपने गेट 2025 एग्ज़ाम के लिए दिया, कई सारे लोगों को मोटिवेशन देगा, इंस्पिरेशन देगा, और आपको देख करके कई सारे और गौरव है जो NIT रायपुर से अगले साल पैदा होंगे, पूरे इंडिया से अगले साल पैदा होंगे। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।